नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह। हमारी एक आदत है, हम कभी संतुष्ट नहीं होते। किसी भी काम को देखकर हमें लगता है कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूं। ऐसी सोच को हम गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती। एक ही मुकाम पर पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है कि इनमें से एक रास्ता ज़्यादा आसान हो। अब अर्थव्यवस्था की ही बात करें तो आज हम सभी चाहते हैं कि इकोनॉमी की रफ्तार तेज हो, ये ऊपर जाए, इसमें मजबूती आए। यानी ओलंपिक की ही तरह इकोनॉमी का भी लक्ष्य हो, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तो अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए अपना बजट 1 फरवरी को पेश कर ही रही हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए आप क्या करेंगे? आपका क्या फॉर्मूला होगा इकोनॉमी को नई रफ्तार देने का, इसे मजबूती देने का? राज्यसभा टीवी अहमियत देती है आपकी सोच को और आपकी क्रिएटिविटी को, और आपको मौका देती है देश के लिए बजट बनाने का। स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम मेरा बजट में। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, चलिए एक बार हम इसके स्वरूप के बारे में आपको बता दें। हर एक एपिसोड में हम आमंत्रित कर रहे हैं एक खास मेहमान को, जो देश के लिए खुद का बनाया बजट पेश करेंगे। इस बजट की पड़ताल करेंगे और जांचेंगे, परखेंगे हमारे पैनल में बैठे 3 विशेषज्ञ। आपसे इनका परिचय करवा देते हैं। ये है अश्विनी कुमार, जो कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। साथ ही में हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में सचिव रह चुके अजय दुआ साहब, और बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर AK भट्टाचार्य। आप सभी तीनों का स्वागत है। और इस पैनल के अलावा हमारे साथ मौजूद है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आए छात्र, जो पेश किए गए बजट के बारे में अपने सवाल पूछेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि आज वित्त मंत्री का कठिन काम करने का बीड़ा किसने उठाया है और कौन पेश कर रहा है बजट। मेरा बजट में आज वित्त मंत्री के काम का बीड़ा उठाया है जाने माने टैक्स कंसल्टेंट वेद जैन ने। वेद जैन साहब ने ग्रेजुएशन तो साइंस से की, लेकिन उनका लगाव अर्थशास्त्र में ही रहा। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की और बाद में इकोनॉमिक्स से भी ग्रेजुएशन की। उन्होंने कानून की भी डिग्री हासिल की। आप करीब 4 दशकों से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। 2007 में आप इस संगठन के वाइस प्रेसिडेंट और 2008 में प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। इस दौरान आपने सत्यम जैसे मामले को संभाला और कंपनी को रिवाइव कर सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरियों को बचाने का काम किया। आप 2008 से लेकर 2011 तक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के बोर्ड में भी रहे। आप भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा बनाए गए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के फाउंडर मेंबर रहे। इसके अलावा आपने SHM, नाल्को, PTC इंडिया लिमिटेड और PTC फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। फिलहाल आप DLF लिमिटेड, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड और इन्वेंशिया हेल्थकेयर लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और MCX क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन हैं। इन सब जिम्मेदारियों से अगर समय मिलता है तो वेद साहब पढ़ने, घूमने और क्रिकेट खेलने और देखने का शौक रखते हैं। वेद जैन साहब का स्वागत करते हैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। नमस्कार वेद जैन साहब। जी, आपने हजारों बही खाते बनाए होंगे, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की बैलेंस शीट बनानी कितनी चुनौतीपूर्ण रही? बहुत चुनौतीपूर्ण है, और लगता है बाहर से वित्त मंत्री का काम बहुत आसान है, लेकिन जब आप बनाने लगते हैं तो आपको पता लगता है कि बजट कितनी एक कठिन एक्सरसाइज है। एक इनकम और एक्सपेंडिचर को कैसे आपको बैलेंस करना है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जी, हम सब बेताब हैं अब ये जानने के लिए कि दुनिया की अर्थव्यवस्था बेशक धीमी पड़ रही हो, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था चौक चौबंद रहे, इसके लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? मैडम, I rise to present this budget, which is my budget for the year 2020-21. As we all know, this budget is being presented when the economies across the globe are not doing well. The global growth down has come down to roughly 3.4%. Indian economy is not insulated from the global economies. Hence, the growth rate of Indian economy is also under stress and is going down.
We have taken various steps during the financial year 2019-20 in order to address this slowdown in the economy, which includes reduction in the corporate tax rates, making easy availability of the finance, a massive push to the increase in the infrastructure, road, highways, inland, waterways, and metros. Despite this, challenges continues. And we need to appreciate and understand why these challenges are there and how we can take it forward in the budget 2021. As we all know, India is a big country with population of more than 130 crores. In the year 1947, when India attained independence, we were a country of just 33 crore population, out of which about 60% population was dependent on the agriculture, which means roughly 20 crore population was dependent on the agriculture and comprises of almost 4 crore households. And we had roughly 12 crore hectare of the land under cultivation at that time, agriculture. But now at present, we are a population of 133 crores, and with about 50%, that is 65 crore persons, that is comprising of 16 crore households, are dependent on the agriculture. The area has increased from 12 crore hectare to just 16 crore hectare. Thus, during the last 72 years, the absolute number of people dependent on agriculture have increased by more than 3 times, that is from 20 crore to 65 crore, whereas the land under agriculture has increased just by 25% from 12 crore hectare to 16 crore hectare. The average land holding per family has gone down substantially. Further, the contribution of the agriculture in today's GDP is just about 15 to 16%, as against 50% when we attained independence in the year 1947. Thus, considering these facts, there is a need to develop a growth model for the agriculture and at the same time reduce dependence on agriculture of such high percentage number of population. This can be achieved when we put more focus on agriculture to improve productivity and create more jobs in other sectors so as to reduce dependence on agriculture. The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has set a goal of increasing the income of the farmers by about 100% in the year 2022. In the past, various measures have been taken in this regard. Accordingly, in the present budget, an enhanced allocation of rupees 2 lakh crore has been proposed as against rupees 1,51,508 crore proposed in the last budget. This is more than 30% of the allocation made in the last year budget. वेजन साहब, हम अगर चाहें तो एक रिएक्शन इसी पर ले लें। आपने इतनी ज़बरदस्त अनाउंसमेंट यहाँ पर की है। अजय दुआ जी, क्या कहेंगे? जो ग्रोथ मॉडल बता रहे हैं एग्रीकल्चर में बहुत ज़रूरी भी है, और जिस तरह से जीडीपी कंट्रीब्यूशन लगातार कम हुआ है, बिल्कुल फेल्ट नीड है कंट्री का। हमें जब तक एग्रीकल्चर, अपने खेती बाड़ी का हमने ध्यान नहीं रखा, देश में डिमांड नहीं होगी। आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि देश में कंजम्पशन कैसे बढ़े और ख़ास करके भविष्य को देखते हुए कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़े जी। जो एग्रीकल्चर के लिए अब तरतूद की जा रही है, मेरी यही उम्मीद है कि ऐसे ही उत्साह से स्टेट गवर्नमेंट्स भी, कारण ये विषय एग्रीकल्चर ज़्यादा स्टेट्स का है, कि वो इसके खर्चा ठीक तरह से करेंगे और अपने बजट में भी कृषि के लिए वो ज़्यादा तरतूद करेंगे जी। The direction is laudable, is a welcome change कि एग्रीकल्चर में हम फोकस दे रहे हैं, पर सवाल यही उठेगा कि 1,51,000 में से 90,000 करोड़ सिर्फ पीएम किसान में था 1920 में। तो अगर हम देखें 90,000 करोड़ यहाँ से निकाल लेते हैं और सिर्फ 50,000 बढ़ाते हैं, आर वी सजेस्टिंग दैट पीएम किसान का कवरेज बढ़ जाएगा, और अब बढ़ेगा तो 6,000 रुपये पर फैमिली में सिर्फ मेरे ख्याल से 3,000 रुपये ही बढ़ेगा, तो 12,000 भी नहीं आएगा। तो कैन यू डबल पीएम किसान फ्रॉम 6,000 to 12,000, which would only mean 90,000 crore extra, which will take it to another 2,40,000 crore. I'm continuing my presentation. अगला मुद्दा सबसे बड़ा देश के सामने आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट का है। 130 करोड़ देश की जनता के सामने
हर साल जो नया यूथ सामने आता है, एजुकेटेड यूथ आता है, उसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का है। और इसके लिए एक ज़रूरी है कि हमने एक मॉडल को स्टडी किया जाए कि वर्ल्ड ओवर क्या किया गया। एंड व्हेन वी एनालाइज द ग्रोथ मॉडल ऑफ अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, we note that the post-Second World War, the economic expansion was instrumental in achieving high growth rate in Western Europe as compared to Eastern Europe. Japan could achieve a growth rate exceeding 10% for almost 25 years, starting from 1950. The Chinese economy had an exponential growth rate for quite a long period, spread over almost 4 decades. Similarly, Singapore, South Korea, and Taiwan also maintained a high growth rate. An analysis of these economies indicate that this higher growth rate could be achieved because of savings and investment. It is private investment which creates capacity, improves labor efficiencies, bring new technology, generate jobs and create demands. Thus, for achieving the higher growth, investment is the key factor. Investment will happen when there is consumption. Consumption will increase when there is enough purchasing power. Purchasing power will increase when people have money. People will have money when they have job. Thus, investment and job creation have to go hand in hand. For promoting investment, it is imperative that the environment is conducive, infrastructure is good, tax rates are competitive, and there is a case of ease of doing business. Taking into consideration this fact, the government has taken various initiatives. The labor laws have been codified into 4 codes, and the labor-related definitions have been standardized. GST has been implemented, and the insolvency and bankruptcy code has been made effective. Further connectivity is being improved through various schemes which include dedicated freight corridors, Bharatmala, Sagarmala project, Jalmarg Vikas and Udan Yojana. In order to achieve efficiency and tax rate competition, the government has reduced tax rate to 15% for new companies set up on or after 1st October 2019 for manufacturing or processing any article or thing in India. Further, tax rates were reduced for existing companies to 22% as against 30% presently leviable, and minimum alternate tax was also abolished. The revenue foregone consequent to the reduction in the corporate tax rate is about 1,46,000 crore. This additional money so saved will be available with the corporates for further investment. Taking into consideration the debt equity ratio of 3:1, an approximate 6 lakh crore, which is equivalent to $85 billions, will be invested every year. We must note the fact that 1,46,000 crore rupees tax saving which goes to the corporate will be coming in the form of investment, and which will generate a huge employment opportunity for India. I am reasonably sure that if not, equivalent amount of investment should flow from overseas countries, considering the fact that tax rate in India are the most competitive rate not only in the Southeast Asia but across the world. The jobs so created will create demand, and demand in turn will attract investment, and so on. I'm quite confident that this will give a great impetus to the manufacturing in India and job creation. This will make the objective and the dream project of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to make in India a successful project, and I am reasonably sure by the year 2025, India will be the manufacturing capital of the world. I am proposing to abolish dividend distribution tax presently payable by the company while distributing dividend. However, in order to ensure parity and to generate revenue, I am proposing to tax dividend in the hand of the shareholder with a threshold exemption of rupees 10,000 in case of resident individual and HUF. I am sure this will also help the corporates, particularly the foreign companies, as foreign companies will be able to take credit of the taxes paid on the dividend income in India, which I have been told presently they are not able to take because of the dividend distribution tax in many of the countries. This measure, I am quite confident, will go a long way in making India a global manufacturing hub. In addition thereto, further in order to enhance job opportunity in India, I am making another proposal so as to attract various large multinational companies to shift their back offices operation in India. In the case of such company which have their back office operation in India, there will be no tax liability on account of such activity of back office in India under the Income Tax Act. I will try, since indirect taxes is not as on date
part of the budget and is not the central government exclusively. I will try to persuade my colleagues in GST Council to waive off GST also on such back office operation. This will also help youth in getting job opportunity in such back office operations. That's my dream on this project on this album. Friends, MSME are the power engine of the economy. Micro, small and medium enterprises constitute over 90% of the total enterprises and generate the highest rate of employment growth and also account for a major share of industrial production and exports. Thus, there is a need to promote MSME to increase export to generate employment. Accordingly, it is proposed to develop common facilities center and infrastructure development project. I am also proposing to set up a government-sponsored fund of rupees 10,000 crore to support venture capitalist private equity fund investing in MSE sector. So meaning thereby all those private equity fund, venture capitalists, they will be given this rupees 10,000 crore for further investment in the MSME sector. Further, I am making an enhanced allocation of rupees 12,000 crore for the MSME as against rupees 7,000 crore in the preceding budget, which is roughly more than 70% of the present allocation which is being made on this issue. In addition thereto, to generate employment, there is a need to promote entrepreneurship. India is a large country with a big population, as I told earlier. There is a tremendous scope for promoting entrepreneurship, which lead to not only self-employment, but also generate employment for others. Even a small entity creates self-employment for the owner. Engaged at the same time, it creates job for others who are required to run such activities. Thus, there is a need to promote such entrepreneurship. In this regard, I am of the view that the branch manager of a bank can play an important role and encourage and guide the youth of their town or the village for such entrepreneurship. In fact, the branch manager of the town or the village in which the branch operates knows the financial pulse of the village and the town. He can reach out to the people who have surplus money for deposit in the bank. He can identify the need of the town and village and can identify and encourage the youth of the town and the village to take initiative and start providing such facility and also arrange funds for the same. An initiative by the bank manager can go a long way in promoting entrepreneurship and generating employment. In order to encourage bank branch manager for this initiative, I have earmarked a sum of rupees 10 crore which will be distributed as award to the bank managers under a scheme which will be announced by the Ministry of Finance. Depending upon the performance and outcome of this amount can be increased further in the years to come for the branch manager. Friends, I am of the view that the bank branch manager are in the same position as is the finance minister of the union. He is a finance minister of the village and the town where he has the branch. He knows the pulse from where the money is, who are the people who are earning, who are having surplus money, who collect deposits, and he knows what is the requirement of the facility and the infrastructure which is required and which entity, which shop, which establishment need to be established, and he can encourage the youth for establishing that entrepreneurship, provide the necessary fund, give the support, and that is why I am announcing this scheme and an award to the bank branch manager for taking initiative and promoting this scheme. Friends, another issue is ease of doing business. जैन साहब, इसी पर हम अगर पूछ लें हमारे एक्सपर्ट्स को किस तरह का लगा आपका ये नया आइडिया, एके भी आप क्या कहेंगे और अश्विनी जी आप क्या कहेंगे, कौन बताना चाहेगा? ब्रांच मैनेजर को इतना वो देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना और उनको मोटिवेट करना कि वो वहाँ के जो एरिया के लोग हैं उनको मोटिवेट कर सकें कि वो अपना बिजनेस शुरू करें या अपना कोई प्रोडक्ट, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी बात हुई थी पहले। नहीं, आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि अगर आप बैंक मैनेजर को एक न्यूक्लियस देखते हैं तो बैंक मैनेजर को अगर आप उत्साहित कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात है। पर सवाल आएगा कि आप कौन से बैंक मैनेजर को ढूंढेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक मैनेजर या प्राइवेट सेक्टर बैंक मैनेजर। और अगर आप इसको पब्लिक सेक्टर बैंक मैनेजर में सीमित रखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक मैनेजर ने क्या गलती की है। सो दीज क्वेश्चंस विल अराइज जी, और सवाल इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, पर एज एन आइडिया प्रोत्साहित करने का जो आइडिया है वो बुरा नहीं है। मुझे लग रहा है जैसे कि पीएसबीज पर अभी फोकस करेंगे वित्त मंत्री। अश्विनी जी, आपको कैसा लग रहा है?
इसमें मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा आइडिया है, और अगर आप इस फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को डिसेंट्रलाइज कर पाते हैं तो मुझे लगता है बहुत ग्राउंड लेवल पर जाकर के वो डिसीजन ले सकते हैं। पर जैसे भट्टाचार्य जी ने कहा कि कुछ कंसर्न्स होंगे, अगर हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छा आइडिया है। आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर अगर पैसे को इन्वेस्ट ना करें जिसके पास पैसा है तो शायद बैंक वाले को रेवेन्यू ज़्यादा आती है, फिक्स डिपॉजिट या सेविंग बैंक्स उनका उसके साथ रहे। तो आपको थोड़ा सा ये बैलेंस करना पड़ेगा कि बैंक की अपनी डायरेक्ट आय और रेवेन्यू कम होगी और वो आपसे ही पैसा विड्रॉ करके दूसरे क्षेत्र में लगाएंगे। I move on forward. Ease of doing business. India is now ranked 63rd amongst the 190 nations in the World Bank Ease of Doing Business. Still, there is much to be done to achieve the target of being at 50th place. Presently, India is ranked at number 136 on the issue of starting business in India. In order to improve the ease of starting a business in India, I am proposing that there will be a single registration form for all central regulation which need to be filled in at the time when a business is being set up. Any new enterprises, while itself getting it registered, maybe when it goes to the companies for getting incorporated, when it goes for a registered as a society, when it goes for a setting up a partnership firm, shall be required to fill in only one form indicating the registration required by it under the various central legislation. Thus, when a company is getting incorporated, it can get PAN, TDS number, ESI number, PF number, GST number only on one application form, not to fill in the multiple forms. Similarly, for any change in particular of such enterprises will be required only to send intimation at one place. All changes will happen automatically. With the introduction of the KYC and Aadhaar card and other norms, I am confident of the view that this is achievable, and in this regard, I am proposing a support from my state, various states, because under the state law also there are various registration and forms are required. I am proposing that the state will follow the path of the center and they will also come out with only one form for the registration so that ease of doing business get promoted on this end. Further, as on date, business enterprises has a huge obligation of compliance. In order to reduce compliance obligation under various regulation, I am constituting a committee to look into that, how we can reduce compliance by putting an integrated one written where an enterprise or entity is required to fill in only one return for all the central regulations. So this will remove out filling in form for each of the regulation, which is the multiple regulation. That's why, since this is a difficult path, we need a support from the various regulation, etc. So a committee will be constituted, and I am reasonably hopeful in the period of next 6 months, the committee will come out with the report, and we by the next year we will be able to implement this scheme where an enterprise will be required to fill in only one written form. एक रिएक्शन हम अजय दुआ जी से लेना चाहेंगे इस पर। आइडिया बहुत अच्छा है जी, पर उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन करने का काम कि कठिन है। मैं ये देखता हूँ कि इसमें सहकार्य हमें लगेगा बहुत लोगों का, कारण बहुत कानून बदलने पड़ेंगे। सबसे बड़ा मैं अपने अनुभव से आपको कह सकता हूँ कि इस रिटर्न्स प्रिस्क्राइब की गई हैं अलग अलग खाते के डिपार्टमेंट्स के लॉज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंट करते हैं, वो शायद 400 से 500 लॉज है जिसके नीचे डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कंप्लायंस करना पड़ता है। आइडिया बिल्कुल अच्छा है, पर इन सब कानूनों को बदलने में कितना समय लगेगा और कितना ऑपोजिशन हर वेस्टेड इंटरेस्ट से आता है। यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट हर डिपार्टमेंट का होगा कि जी दूसरे का फॉर्म रिडंडेंट है पर मेरा फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगी। यानी कि आपकी कमेटी को बहुत टाइम लगने वाला है। I may assure my colleague on this subject that the committee will look into this, and whatever changes are required and amendment will be required, those amendment will be in the central legislation will be brought to this house and amendment will be duly passed there. Okay. In ease of paying taxes, India is ranked at number 115. The government has taken various measures in the past to improve efficiency of the tax department by reducing the time period for completing assessment and also to bring transparency by introducing online filing, e-assessment, faceless assessment. As a continuing measures,
to further ease of paying taxes and also to bring accountability, I am proposing that the assessment and any other order passed by tax authorities below will now also be reviewed, not only for the purpose of finding out that there is an underassessment, but also to find it out whether that there has been an overassessment and to fix accountability for such action. Further, the appellate authorities, while educating the appeal, will also review and report where they find that the action of the authority below was arbitrary. I am quite sure that this will go a long way in addressing the concerns of the taxpayer and help in ease of paying taxes. Housing is an area which is important not only for the person who want to have a house, but also for the employment and the real sector. The Pradhan Mantri Awas Yojana has been introduced by the Honorable Prime Minister on 1st June 2015. This scheme aims at providing affordable housing to the urban poor with a mission to provide housing for all by the year 2022. I propose to provide an increased benefit of deduction of Rs 2 lakh per year for a period of 5 years to those individuals who do not have any house in case such individual acquires a house by 2022. This benefit will be available only to those resident individuals which do not have any house as on date when they acquire the house, and the benefit will be of Rs 10 lakh to Rs 2 lakh per year while computing income as a deduction on account additional benefit. Rural economy is another area which need focus. More than 65% of the India as on date lives in rural area. There is a need to provide opportunities as well as facilities to the rural India. Housing, electricity, water, sewerage are the basic necessities. A lot of work has been done in this regard, and to further give impetus to this work, I have proposed an enhanced allocation of Rs 1,60,000 crore in my budget as against Rs 1,40,762 crore in the preceding budget. There is a quantum jump of more than 15% around in this on this rural development. Another area which needs focus is the healthcare. As Indian population is getting and the health is improving, so there is bound to be increase in the elderly people. Considering all this, I am proposing an enhanced allocation of Rs 85,000 crore in my budget as against Rs 64,999 crore last year, which is again a more than 20% allocation on the health sector. Education is another area which can transform India. There is a need to overhaul the existing education system so as to cover more students, add infrastructure, and improve the quality of education. It is also important that the present infrastructure is utilized to the optimum. I am proposing that such schools and institutions may consider having double shift system so as to have optimum utilization of the infrastructure, the facility, and the resources they have. In order to improve schools and higher education program, I am proposing a higher allocation of Rs 1,10,000 crore in my budget as against Rs 94,850 crore in the last year. I am quite sure that this will help in not only the optimum utilization, but also increasing the resources of the school and institution. Because in case the facility and the infrastructure which is available in the morning hour can be utilized in the evening hours, then that facility will be more productive. I am of the view that many schools and colleges and institutions have the best of the sports facility, auditorium, seminar room, etc., which are not being used to their optimum level. So there is a need to put focus on this regard, and that's why I will be talking to the Ministry of Human Resources that they need to address this issue and make scheme whereby these resources, these facilities can be put to optimum use. तो जैन साहब, जब यहाँ पर यूथ भी है, प्रोफेसर साहब भी हैं और स्कूलों और कॉलेजों की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, तो वेदजैन आप माफ़ कीजिए अजय दुआ जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं इतना ही कहना चाह रहा था जी कि ये 15% जो इंक्रीज़ आपने एजुकेशन के लिए की कही है, ये शायद बहुत कम है। एक उसके ऊपर शायद अगर आप इसकी प्रोविज़न बढ़ा सके, ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, आज देश में ज़रूरत है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, वो कैसे इम्प्रूव हो। एसर की स्टडी जैसे हम हर साल देख रहे हैं, उसमें कई मुद्दों पे तो क्वालिटी कंसिस्टेंटली डिटीरियोरेट हो रही है। वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अधिकार ज़्यादा हैं।
तो उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट इन चीज़ों पे ध्यान रखेगी, मुझे लगता है आपको थोड़े ज़्यादा प्रोविज़न करके उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और कई किस्म के देने की ज़रूरत है। जी वेद जैन साहब। मेरा छोटा सा रिएक्शन इस पे इतना ही है कि वित्त मंत्री के रूप में इनकम और एक्सपेंडिचर का बराबर करना ज़रूरी है। ये तो ज़रूरी लगता है कि ये दिल मांगे मोर हर सब्जेक्ट के ऊपर देना है, और कोशिश पूरी की गई है कि हर सब्जेक्ट को पूरा हर इशू को एड्रेस किया जाए। फिर भी कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए, एलोकेशन के लिए रिसोर्सेज को नीड बेस को करनी पड़ी है, लेकिन सुझाव अच्छा है, आगे काम किया जा सकता है। सोशल वेलफेयर, ए सिविलाइज्ड सोसाइटी कैन नॉट अफोर्ड दैट द बेनिफिट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट इज नॉट अवेलेबल टू ऑल द स्टेट ऑफ द सोसाइटी। हम आज की डेट में जो देश तरक्की कर रहा है, जो साधन है, ये है, अब ये नहीं कर सकते कि एक समाज के सिर्फ एक वर्ग को इसका लाभ मिले, दूसरे वर्ग को इसका लाभ नहीं मिले। Accordingly, it is important to ensure that the basic facilities and the benefit of the development are made available to all the strata of the society. Further, women empowerment is another area to transform India. Accordingly, there is a need to educate and train women so that they may become more employable and economically independent. This is the most important aspect of today's Indian economy. Our women are intelligent. Our women are hardworking. As we can see, the women working in farm, field, etc., wherever it is. The need of the hour is empowerment of the women by educating and training and making them more employable, so that we can generate workout employment. And accordingly, keeping this in mind, I have proposed a higher allocation of the social welfare of rupees 60,000 crore as against rupees 50,850 crore in the last year. Another area is the defense. कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह सकता अनलेस कि उसकी सीमाएं सुरक्षित हैं। देश के जवान, देश की फौज, देश के नागरिकों के लिए कितना बलिदान करते हैं, कितना काम करते हैं, उसकी अहमियत हम सब समझते हैं। और बॉर्डर को सेफ रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारी सेनाएं, हमारी जो आर्मी, हमारी डिफेंस, नेवी, एयरक्राफ्ट, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, उनके पास लेटेस्ट साधन हो। कंसिडरिंग दिस फैक्ट, द फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड द एक्विजिशन ऑफ द लेटेस्ट इक्विपमेंट, the defense need more allocation. Accordingly, I have allocated rupees 3,50,000 crore in this budget for the defense as against 3,05,296 crore in the preceding budget. These are the various priority sectors and measures which I have announced on this part on this issue. Madam, now I turn to my tax proposals, which are of important to all of us. As you all know, there was a committee constituted which had drafted a direct tax code, and we are committed to bring that direct tax code so as to simplify the tax laws. That direct tax code report has been received. The same is under consideration, and a comprehensive legislation will be brought soon on this issue. Meanwhile, the government has made many positive changes in the personal income tax rate applicable over the last few years. Several measures have been taken in the recent part to reduce the tax burden on the small and medium taxpayers. As you all know, at present, any person having annual income up to rupees 5 lakh is not required to pay any tax. In addition thereto, there are various deduction and exemption available, whereby an income even up to 10 lakh rupees can be almost tax-free. Now, considering the resources constraint, considering the need of the hour, I am proposing a small change in benefit only to a particular class of a taxpayer. And for that purpose, now the tax slab is being changed only for in the income bracket from 5 lakh to 10 lakh rupees. At present, income from 5 lakh to 10 lakh rupees is being taxed at 20%. I propose to reduce the tax rate to 10% in respect of the income falling between rupees 5 lakh to rupees 7 lakh 50,000. This will give a benefit of rupees 26,000 to every taxpayer having income above rupees 10 lakh or above. So that way that benefit will arise on this part also. People, those who have income above rupees 50 lakhs, there has to be a revenue consideration. When the revenue is foregone, the finance minister has a compulsion to realize the revenue from other hand, because that budget balancing, as you all know, is a challenge. So accordingly, I am proposing that all those who have income above rupees 50 lakh, the tax rate will increase from 30 to 35%. This is being done to abolish the surcharge.
Presently, the effective tax rate for the income falling bracket in the bracket 50 lakh and above is ranging between 34% to 42% after including surcharge. So in a way, there will be a relief to some extent, but this rate will be applicable of 35% on income above rupees 50 lakh rupees. There is no further changes being proposed so far the personal tax rate are concerned, and we will go ahead and work it on the direct tax code as and when that code is implemented, the further changes will be announced. So far corporate tax rate are concerned, as you all know, a huge reduction was announced in the month of September 2019, and whereby the tax rate has been reduced from 30% to 22% general, and for manufacturing sector it has been reduced to 15%, and minimum alternate tax stand tributes. And in my budget, I have already announced that dividend distribution tax will also stand abolished, which will get substituted by the dividend tax in the hands of the individual. In note, friend, dispute is one area which we need to have control and minimize it. As we see years after years, tax dispute have arisen. There is a need to put an end to that. When we look at the statistics, we find that more than 6 lakh crore rupees as on date is stuck up in the various demand under the Income Tax Act. Last year, we have announced a scheme, Sabka Saath, Sabka Vishwas, as a legacy dispute resolution scheme for the indirect taxes falling within the central legislation, that is service tax and the excise duty. The response of that scheme has been very encouraging, and as per the information available with the department, more than 90% people have availed that scheme. The total outstanding areas in the indirect taxes were roughly 1,32,000 crores. As against this, the total outstanding area in the income tax are more than 6 lakh crore. Accordingly, in order to address this legacy dispute resolution scheme, I am proposing that this scheme will be available from today onwards itself, from 1st February 2020 onward, and will be available for the 2 months up to 31st March 2020. All those peoples who have any disputes pending at any forum, they can settle this under this scheme by paying a tax of 40% and 25% penalty thereon. So all one need to pay is 50% of the dispute, at that amount they have to carry it out. Not only the dispute pending, in case somebody is envisaging or somebody is contemplating that there is another dispute likely to come, even that can be formed part of the same. This scheme will be on the similar line what we had a scheme of Sabka Saath, Sabka Vishwas. On this aspect, I am reasonably confident that the revenue realization out of the 6 lakh crore, if I take a conservative estimate, will be 25%, which will bring a revenue of 1.5 lakh crore, which I have taken into consideration in my budget calculations. Indirect taxes, as you all know, goods and service tax is now part of the GST councils, which has been meeting regularly and making changes and giving relief as and when required from time to time. On the front of custom duty, in my last budget, I have increased the rate of custom duty on gold from 10% to 12.5%. Considering the fact that the gold prices since my last budget announcement has gone up by more than 25%, and there is a need to give push to the manufacturing and export of the jewelry, I am proposing to reverse back that increase from 12.5% to 10%. So custom duty on gold will go down from 12.5% to 10%. Further, in order to promote manufacturing in India, I am increasing import duty on certain items, which I believe are, as on date, creating problem for our manufacturing in India, which include coated paper and paperboard from 10% to 20%. Similarly, on tires of toys, wood-made plastic, I am increasing from 10% to 20%. Duty on footwear is proposed to be increased from 25% to 30%, and on wooden furniture from 20% to 30%. I believe these duty which are being increased mainly for the purpose of making Make in India successful, more and more successful, so that our import get curbed and we are able to produce more and sell more. Madam, taking into the present state of economy, I have proposed last year that what will be the total GDP numbers. At that time, the calculation was worked out, which indicated that the growth rate we have applied was 12% over the previous GDP rate. That's absolute numbers. So we have worked out a number which was supposed to be roughly 211 crores.
But considering the state of the economy in the year 1920, I am reducing this number from 12% to 8%. And by taking into that factor, I am assuming that the GDP absolute number in the 1920 will be 205 lakh crore, and in 2021 it will be 225.90 crores. That's the estimate we have done. In my proposed budget, the gross tax revenue projected for the year 2021 is rupees 28.52 lakh crore, as against the revised gross tax revenue projection of 24.11 lakh crore for the year 1920. Out of the projected tax revenues of 28.52 lakh crore, rupees 16 lakh crore is the projection on account of income tax, rupees 7 lakh crore is projection on account of goods and service tax, and remaining 5.82 lakh crore is the projection on account of other indirect taxes. The direct tax projection include rupees 1.5 lakh crore likely to be realized on account of the proposed legacy dispute resolution scheme, which is less than the 25% of the total tax areas of more than 6 lakh crore. The non-tax revenue projected for the year 2021 is rupees 3.63 lakh crore, as against revised non-tax revenue of rupees 3.53 lakh crore. While doing this calculation, I have taken into account the fact which will occur because of the change in the model of the dividend distribution tax. Now, presently, public sector companies pay dividend distribution tax and they pay a reduced dividend to the government. Now, with the abolition of the dividend distribution tax, the percentage of dividend to be declared by the public sector company will go up, and consequently, there will be a reduction in the corporate tax dividend distribution, but increased earning by way of dividend. Similarly, while doing this calculation, I have taken into account the amount likely to be received by way of dividend from the Reserve Bank of India in the year 2021 on the basis of the committee report which has been accepted by the Reserve Bank of India. Non-tax revenue projection have been worked out taking into consideration the dividend from the Reserve Bank of India and also increased dividend from public sector undertaking. Receipt from borrowings projected for the year 2021 is 7.29 lakh crore, as against the net debt borrowing for the 6.83 lakh for the preceding year. The revised fiscal deficit has been projected at rupees 7.38 lakh crore for the year 1920, which is higher than the earlier projected fiscal deficit of rupees 7.03 lakh crore. However, the percentage of fiscal deficit is much higher at 3.6% as against 3.3% projected earlier, because the GDP number has been revised by taking growth rate of 8% as against 12% projected in the budget 1920. The fiscal deficit projected for the year 2021 is rupees 7.89 lakh crore, which is 3.5% of the projected GDP of rupees 225.90 lakh crore, by assuming growth rate of 9% in the year 2021. The projection for the Indian economy for the current year is 5% as regards the GDP, emerging economy of 4.6%. Indian economy has now become a $3 trillion economy, and I'm sure that the various steps taken to propel the economy, we are on the right track to achieve the objective of the Honorable Prime Minister to achieve India's economy of $5 trillion by the year 2024-25. भारत 130 करोड़ देश की जनता का देश है, और ये सब देश की जनता मिलके काम करें, इकट्ठा काम करें, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम इसे रोक सके। और इसी में मुझे एक पुराने गाने की याद आती है जो मैं कहना चाहता हूँ, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। अपना सुख भी एक है, अपना दुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपनी मंजिल नेक। With this, madam, I commend this budget to this house. बहुत बेहतरीन बजट आपने पेश किया है वेद जैन साहब, लेकिन सबसे पहले रिएक्शन में अश्विनी जी का लेना चाहूंगी कि क्या लग रहा है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील आ रही है बजट में? हाँ, निश्चित रूप से जिस तरह से टैक्स प्रपोजल और दूसरी जो उन्होंने बातें की हैं उस लिहाज से काफ़ी सही भी बजट है। मैं कुछ जहाँ पर मुझे लगता है जो आपने कुछ एरियाज़ में जहाँ काम करने की बात की है, चाहे एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, अगर हेल्दी इंडिया होगा, स्किल्ड इंडिया होगा तो ग्रो करेगा। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करने की जो आपने बात की है, मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो एफर्ट्स किए हैं,
लेकिन इसमें मुझे लगता है कुछ कंसर्न्स जो रहेंगे, जहाँ पर कि एक जो रूरल इंडिया की जब आपने बात की है, तो उस रूरल इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो किस फॉर्म में होगा? क्या ये पॉसिबल है कि हम उसमें वहाँ पर वहीं पर उसी जगह पर जाकर के जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा पाएँ, और वो सिर्फ मनरेगा के थ्रू नहीं होनी चाहिए? क्या वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट या दूसरी तरह की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करवा पाएँ? उस तरह का स्पेशल अगर कोई प्रोविज़न और होता जहाँ पर कि जॉब वहाँ पर भी क्रिएट हो, इनकम भी वहाँ पर क्रिएट हो, माइग्रेशन भी ना हो, वहाँ पर रिसोर्सेज पर भी प्रेशर ना आए, वो एक और बेहतर हो सकता था। तो रूरल मैं डेवलपमेंट अश्विनी जी का छोटा सा बात का जवाब दे दूं। मैंने जब एक घोषणा की थी कि मैं ब्रांच मैनेजर को इन्वॉल्व करना चाहता हूं, और ब्रांच मैनेजर मेरा रूरल इंडिया में है, मेरे विलेज में है, मेरा टाउन में है। और जो एक भट्टाचार्य जी ने सवाल पूछा था कि स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में चैलेंज आएंगे और क्या पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर होगा। देखिए, जब ये स्कीम आएगी तो ब्रांच मैनेजर को मैंने एक वित्त मंत्री का रोल दे के माना है कि वो एक वित्त मंत्री की तरह गाँव में होगा। जिस गांव में, जिस टाउन में एक ब्रांच है तो जो भी ब्रांच है वो डोमिनेट वो करेगा। जिस गांव ब्रांच में एक से ज़्यादा ब्रांच है तो उनकी 2 या 3 लोगों की मिलके वर्किंग की जाएगी। और जैसे कैबिनेट वर्किंग करती है, वर्किंग की जाती है, तो वो मिलके फैसला करेंगे कि इस शहर की, इस गांव की अर्थव्यवस्था क्या है, इसके अंदर टोटल रेवेन्यू क्या आता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन की जा सकती है। मेरा ऐसा मानना है कुछ ब्रांच मैनेजर को, इसीलिए मैंने इंसेंटिवाइज करने के लिए अवार्ड रखा है कि उनको अपने ऊपर ये प्रेशर लगाना पड़ेगा कि हम इस गांव के लिए, इस टाउन के लिए क्या कर सकते हैं। और उसी में रूरल डेवलपमेंट के लिए मैंने कहा कि वो रूरल डेवलपमेंट का जो एजेंडा है, जब उनको पता है कि मेरे गांव के लिए इतना फाइनेंस आया हुआ है, ये मेरी वर्किंग है, तो वो सजेशन देंगे, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को देंगे, वर्किंग देंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी उसमें। It looks to me, as you said, as an accountant's budget. It makes the accountants more important than economic philosophy behind it. I'll tell you why. Because it relies and actually encourages a lot of exemptions. Actually exemptions have increased under this taxation formula. That is why I say it's an accountant's budget. Number two, I think it is a protectionist budget. In the name of creating more manufacturing capacity in the country, you are actually creating a shutter, and you are not allowing imports to come in so that you create more competition in the economy. So it follows the past few years trend of raising import duties, which is not going to do good for the Indian economy. It does not show that what is the finance minister's vision on disinvestment or privatization, which is a key element in their non-tax revenue of 3.61 lakh crore. Now, and the disinvestment program 2019-20 we all knew has actually not done well at all. It is, instead of doing 1.5 lakh crore, it has come down languishing at around 17,000 crore. So I wish the finance minister had dwelt a little more on disinvestment as well. देखिए, मैं भट्टाचार्य साहब को इतना श्योर कर सकता हूँ कि डिसइन्वेस्टमेंट का इशू बजट में पूरा कंसिडर्ड है, और इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि 18-19 में टारगेट अचीव हो गए थे, और ऐसी उम्मीद है कि 2019-20 में भी जो इस समय जो 2 प्रपोजल चल रही हैं और उससे जो रिसोर्सेज आएंगे तो वो शायद टारगेट अचीव हो जाएंगे। और इस बजट के अंदर 2021 के अंदर भी डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को पूरी महत्वता दी गई है, और उसके भी जब आप इंटर डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि डिसइन्वेस्टमेंट की रियलाइजेशन अदर इनकम में ली गई है। और मैं एक और बात बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो डिविडेंड अब की बार स्पेशल डिविडेंड आया था, उसको भी ध्यान में रखते हुए अब की बार उसके उतना फैक्टर नहीं किया गया है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी डिस्काउंट को, डिविडेंड इनकम को कम किया गया है, डिसइन्वेस्टमेंट से इनकम का ज़्यादा रखा गया है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि 2020-21 में भारत सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करने में कामयाब हो पाएगी। एयर इंडिया और जो प्रपोजल चल रही हैं उसको स्पीड मिलेगी, और उसके लिए कॉन्शियस है और वो करेंगे उसके लिए। जी, चलिए ऑडियंस के पास हम चलते हैं, कुछ सवाल आपके। जी, गुड आफ्टरनून सर. So my question is that last year Mr. Modi in a program in New York announced that he would bring the Indian taxes with the global, compete with the global level. So in order to attract long-term capital from foreign, can we expect doing away with LTCG on listed equities? And if yes, then what is going to be its implications? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करने के लिए इसकी ज़रूरत भी है। आज की डेट में जो इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 1 साल के ऊपर 10%, 1 साल से ज़्यादा पे 10% का टैक्स लगता है, इसके बारे में
ये हमने पिछले 2 साल पहले इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद में अभी चर्चा चल रही है और जैसे मैंने कहा कि डायरेक्ट टैक्स कोड अंडर कंसिडरेशन है और उस समय ये इशू कंसिडर किया जाएगा और उसके ऊपर जो भी डिसीजन होगा वो लिया जाएगा। जी हम चाहेंगे कि हमारे सभी एक्सपर्ट अपने नंबर भी दें। 10 में से कितने नंबर आप देंगे वेद जैन साहब के बजट को? अश्विनी जी आपसे शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा कंजर्वेटिव होऊंगा कुछ इश्यूज़ को लेकर के, सो मैं अराउंड 7.5 के आसपास उनको नंबर दूंगा। जी। बहुत सारे अच्छे प्रपोजल हैं पर उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो और बहुत सारी की जा सकती थी। डिस्टिंक्शन से पास हो गया है अश्विनी जी के मुताबिक। जी कितने नंबर आप देना चाहेंगे दुआ साहब? डिलीवरी के बहुत ज़्यादा दूंगा इनको, जी। बहुत अच्छी डिलीवरी की है और पर तो ओवरऑल देख के मैं कहूँगा कि थोड़ा फर्स्ट क्लास से थोड़ा सा नीचे ही रह गए हैं, 5.5 से 5.25। जी मैं जरा और भी कंजूस किस्म का इंसान हूँ। मेरा मानना यह है कि जो सवाल इन्होंने किया था मैं इनसे सहमत हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा मौका था कि फिस्कल कंसोलिडेशन प्रोग्राम का FRBA में भी एक अवेलेबल एक पॉज का एक अवेलेबिलिटी एक क्लॉज है। वो उससे मैं दुख की बात समझता हूँ, क्योंकि अगर आप 8% नॉमिनल ग्रोथ से 10.5% नॉमिनल ग्रोथ अगले साल जाते हैं, पर आपका जो फिस्कल डेफिसिट 3.6% से 3.5% हो जाता है, ये एक्चुअल टर्म्स में कॉन्ट्रैक्शन ही मैं कहूँगा। और इस मौके में, इस इकोनॉमिक वातावरण में इसको कॉन्ट्रैक्शन करना मैं समझता हूँ हमारी ग्रोथ के पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में सफल नहीं होगी। इसीलिए मैं इनको 5 पॉइंट दूंगा। जी चलिए, आई एम श्योर कि वेद जैन साहब इसको पॉजिटिवली लेंगे और वो अगले बजट में इन सब रिफॉर्म्स को डालेंगे। ऑडियंस में से कोई कुछ एक रिएक्शन देना चाहेगा? जी I have a small question. You told to increase the import duty so as to increase the receipts of the government. But the last year Elon Musk itself told that with the increased import duty the Tesla cars are not affordable. So if you increase the import duty further, then don't you think it is a major setback for globalization and forming the international alliances with the business tycoons of the world? देखिए, सवाल आपका ठीक है। जैसे मैंने कहा, इंडियन की इकॉनमी ग्लोबलाइज है, आज की डेट में हम मुझसे अछूते नहीं हैं, लेकिन देश के हित को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको ध्यान है जो पीछे चर्चा चल रही थी साउथ ईस्ट एशिया में, जो आसियान के बारे में भी हो रही थी, वहाँ भी इंडिया ने इसलिए ट्रीटी पे साइन नहीं किया और एग्री नहीं किया क्योंकि देश के हित का एक सवाल था। तो बहुत सारे कदम जो बजट बनाते समय ध्यान करना पड़ता है कि आज की डेट में देश के सामने इमीडिएट इशू क्या आए हुए हैं और उस इशू को कैसे एड्रेस किया जाए। तो एक इशू जो था वो जो इंडस्ट्री का इशू आता है और इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेशन आते हैं और जो फ्रैंकली बाहर से इंपोर्ट होकर डंपिंग होती है, तो उसको चैलेंज होता है कि उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो कभी कभी जो बजट में कहा जाता है और जो उसकी इम्प्लीमेंट किया जाता है उसके पीछे कारण होते हैं और उन्हीं कारणों को देख के ध्यान में लिया जाता है। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती है मंत्रालय के पास, समझी जाती है, उसी इशू को एड्रेस करने के लिए किया जाता है। स्वाभाविक है, बाहर से ऐसा लगता है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ प्रैक्टिस को रोकने के लिए भी ये ड्यूटी लगानी जरूरी होती है। जी मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा। सर, आपने वित्त मंत्री जी ने जो कहा कि मैं गोल्ड पर जो टैरिफ है वो कम करूँगा और 12.5% से वापस 10% पर लाऊंगा, मैं इससे बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें जो मेजर जो कंपोनेंट हैं दो, एक तो ऑयल है और दूसरा गोल्ड है। अगर ज्वेलरी इंडस्ट्री पर अगर नेगेटिव इम्पैक्ट हो भी रहा है तो हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं इंपोर्ट ड्यूटी को, उसको रिफंड करके, और वो गवर्नमेंट कर भी रही है काफ़ी हद तक। सो ज्वेलरी पर वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा अगर आप उसको ड्यूटी रिफंड कर देते हैं, अगर वो मैं एक्सपोर्ट पर्पज से गोल्ड को इम्पोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन डोमेस्टिक कंजम्पशन कितना ज़्यादा इंक्रीज होगा गोल्ड का, वो और ट्रेड डेफिसिट पर कितना इम्पैक्ट होगा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन को अफेक्ट करेगा, मुझे लगता है वो बहुत गलत डिसीजन होगा। और वो 10% से 12.5% बहुत ठीक किया गया था, उसके बाद से गोल्ड का कंपोनेंट कम हुआ है। एक इशू रहेगा कि जहाँ स्मगलिंग और दूसरी पॉसिबिलिटी है जहाँ पर इस तरह की है, लेकिन वो अगर नॉर्म्स को हम टाइट रखें या हम वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर को रखें तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मुझे लगता है इसको कम नहीं किया जाना चाहिए, वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा ओवरऑल इकोनॉमी पर। और एक वित्त मंत्री महोदय, जो काला गोल्ड है, कोल
हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा आयात हो रहा है। नौकरियां हमें देश में निकालनी है और हमारे पास कोल का भंडार बहुत है। उनको आप काले जो काला सोना है उसके ऊपर अगर ड्यूटी बढ़ाए भी, मुझे ज़रूर लगता है कि देश में कोई उसके ऊपर कोई विरोध नहीं किया जाएगा। देश में जितनी संस्थाएं कोल इंडिया हो, और अब तो आपने दिल बड़ा करके 70-60 साल के बाद कह दिया कि कोई भी आके देश में कोयला निकाल सकता है, और कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी, तो वो भी उससे उत्तेजित होंगी। जी, इंपोर्ट को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे हम इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा नाराज़ क्यों ना कर लें। ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया जी, मुझे उम्मीद ये है कि जो वेद जैन साहब ने बजट पेश किया है वो हमारे एक्सपर्ट्स ने एंजॉय किया होगा और हमारी ऑडियंस ने एंजॉय किया होगा। ऑडियंस को तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वेद जैन साहब। एक बेहतरीन बजट था जो हमने देखा कि किस तरह से भारत एक और ज़्यादा तेज़ी रफ्तार से अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा, मेड इन इंडिया को और आगे लेकर जाएगा, स्किल इंडिया को और बेहतर करेगा। हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि हम ये सिलसिला जारी रखेंगे और अगले एपिसोड में हम फिर से हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ जो पेश करेंगे अपना बजट। एक बार फिर हम धन्यवाद करेंगे वेद जैन साहब का तालियों के साथ।